ग्रेट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का ही सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1 टॉपिक का नाम है वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम मैंगोज इज ₹250। अब इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ से करेंगे, लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, मसलन सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज बी x, यानी जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम x ले लेते हैं। अब 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट फाइंड करनी है। अब हम इसको रेशो और प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक तो मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला फार्मूला भी होता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि पहले लेक्चर में बताया था कि जितने भी प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होंगे हम उसको हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे, जो कि आसान तरीका होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करवाऊंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि हमने इसमें किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले लेट करना है कि जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज, वो हमने लेट कर ली कि x रुपीज़ है। ठीक है, अब हम एक तो लिखेंगे कॉस्ट और एक तो लिखेंगे क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी जो है वो किलोग्राम में है और कॉस्ट जो है वो रुपीज़ में है। अब हमें गिवन क्या है कि 5 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट दी हुई है 250, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोग्राम और यहाँ पे कॉस्ट में लिखेंगे 250। ठीक हो गया। अब फाइंड क्या करना है, 8 किलोग्राम मैंगो की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 किलोग्राम और इधर आ जाएगा x। अब आपने यहाँ पे देखना है कि हमने रेशो को कैसे करना है। वैसे तो प्राइस और क्वांटिटी में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे करेंगे वो आपके सामने करता हूँ कि एरो मार्क करके कैसे करेंगे। ये देखें जी, ये बात अगर 5 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट है हमारे पास 250, इसका मतलब है कि अगर हमने 8 किलोग्राम मैंगोज लेने हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी या कम? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेंगे तो हमें प्राइस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था, इसलिए इसमें हम एरो अपवर्ड बनाएंगे कि क्वांटिटी जो है वो 5 की बजाय अब 8 किलोग्राम हो गई है, यानी क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हुई है। अब इसी के मुकाबले में इधर देखेंगे कि अगर 5 किलो मैंगोज हैं वो 250 के आ रहे थे, तो ऑब्वियसली 8 किलो मैंगोज जो है वो ज़्यादा पैसे में आएंगे। इसका मतलब है इधर भी हम एरो अपवर्ड बनाएंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो हमें प्राइस भी ज़्यादा पे करना पड़ती है। अब एरो से हमें पता लग गया कि ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन मैंने बताया था कि दोनों मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगी, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अब जब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कंफर्म हो गई तो अब हमें इसकी रेशियो बनाने में आसानी हो जाएगी। जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाए दो क्वांटिटी के दरमियान, तो इसका आसान तरीका होता है, इसको हम 5/8 लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 250/x, या अगर हम इसको 8/5 लिखेंगे तो इधर लिखेंगे x/25। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप जो मर्जी मेथड यूज करें, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटी की रेशो सेम डायरेक्शन में लेनी है। मिसाल के तौर मैं लिखता हूँ 5/8 तो इधर मैं लिखूंगा 250/x। अगर मैं लिखता हूँ 8/5 तो फिर मैं लिखूंगा x/250। ये आसान तरीका है कि सबसे पहले आपने पहचान लेना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है या डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आपने एरोस को मार्क कर लेना है अपवर्ड या डाउनवर्ड। यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो मैंने अपवर्ड लगा दिए। अब मैं इसकी रेशियो बना लूंगा। ये देखें 5/8 इज इक्वल टू 250/x। अगर आप चाहते हैं तो इसको 8/5 तो इसको x/250 करेंगे, तब भी ऐसे आंसर। अब आसान हो गया क्योंकि दोनों तो फ्रैक्शन आ गए। अब हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का आपको रूल पता है कि वही है, यानी इस 5 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 250 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल होता है हमारा। ठीक है, और हमेशा क्योंकि x हमने फाइंड करना होता है तो x की वैल्यू हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे लिखनी है। तो ये जगह 5x इज इक्वल टू 8 टाइम्स 250। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 250 कर लिया तो हमारे पास आ गया आंसर 2000। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लाके इसको डिवाइड कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 400। तो हम लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज इज ₹400।
उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ A ratio B is equal to 7 ratio 6 then find the value of 3A plus 5B ratio 7B minus 5A। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपकी बुक में मेथड रिकमेंडेड है वो काफ़ी लेंथी मेथड है, ठीक है। उसमें जाए बगैर भी हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने आपका कॉन्सेप्ट देखना है, मेथड ये नहीं देखना कि आपने जो बुक वाला ये कैसे करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कराने जा रहा हूँ, जो बुक के मेथड से काफ़ी ज़्यादा आसान है और 100% मार्क्स भी आपको देगा। अब यहाँ से दिए हुए गिवन रेशियो है हमारे पास A रेशियो B 7 रेशियो 6। इसका मतलब है A इज इक्वल टू 7 है और B इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसका मतलब एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट के इक्वल है और कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A प्लस 5B रेशियो 7B माइनस 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन रेशियो क्या है, उसको लिखेंगे। गिवन रेशियो हमारे पास 3A प्लस 5B रेशियो 7B माइनस 5A। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि A की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू 6 है, तो पुट कर देंगे A की इक्वल टू 7 एंड B इज इक्वल टू 6 इन द गिवन रेशियो। सो पुट A इज इक्वल टू 7 एंड B इज इक्वल टू 6 इन द गिवन रेशियो। कि ये जो गिवन रेशियो है इसमें A की जगह हम 7 पुट कर देंगे और B की जगह हम 6 पुट कर देंगे। ये देखें 3A प्लस 5B रेशियो 7B माइनस 5 है, गिवन रेशियो लिखी। अब इसमें हम A की जगह लिख देंगे 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6। सिमिलरली इधर 7B है तो 7 इंटू 6 माइनस 5 है 5 इंटू 7। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 7 21 और प्लस 5 6 30, तो 21 प्लस 30 इधर आ गया, तो 7 6 42 माइनस 5 7 35 इधर आ गया। तो देखें हमारे पास आंसर आ गया 21 प्लस 30 क्या, तो 51 और यहाँ से 42 माइनस 35 7। ये इंतहाई आसान तरीका था कि जब भी आपको कोई गिवन रेशियो दी हो उस रेशियो में A और B की वैल्यूज डायरेक्ट प्लेस कर दें और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दें, रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड रेशियो हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है फिलिंग द ब्लैंक्स, लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इसके 2 या 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट आपको समझा दूंगा, तीसरा फिर आप खुद कर सकते हैं। इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। ये सिलेक्ट करने का मकसद भी ये है कि अभी तक हमने नॉर्मली हमने सवाल करते हैं उसमें सिर्फ x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हमने 4x की निकालनी, इसलिए आपको सॉल्व करने का तरीका समझाने लगा। तो जो गिवन रेशियो है या गिवन प्रोपोर्शन है पहले वो लिख लेते हैं और अब इसको वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे क्योंकि दोनों तरफ फ्रैक्शंस में। तो x को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24x और फिर 7 6 42। सो 24x इज इक्वल टू 42। अब यहाँ से हमने वैल्यू किसकी निकालनी, अगर x की निकालनी होती तो हम क्या करते, इस 24 को लाकर इसके नीचे लेते, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 4x की। तो हम क्या करेंगे, जो 24 है यानी ये वाला 24, इसके फैक्टर्स ऐसे निकाल लेंगे जिसमें आपका जो चीज़ वैल्यू फाइंड करनी है 4 भी आता हो। तो उसका आसान तरीका क्या होता है, क्योंकि 4 तो हमें या तो हम इसके प्राइम फैक्टर लेंगे, वो बड़ा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 4 से 24 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। जब 4 से हमने 24 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 6। इसका मतलब है हम 24 के फैक्टर बना लेंगे 6 टाइम्स 4। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे क्योंकि हमें 4x की वैल्यू चाहिए। तो 4x को हमने लेफ्ट पे रख लिया और ये वाला 6 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड कर देंगे। सो 4x इज इक्वल टू 42/6। तो 42 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, यानी 6 1 6 और 6 7 42। एक पार्ट और है 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ay। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करें, 5a को y से मल्टीप्लाई करें और इसको लेफ्ट पे ले जाएं और 15b और 3x का प्रोडक्ट लेके राइट साइड पे ले जाते हैं। ये देखें 5ay इज इक्वल टू 3x इंटू 15b। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ay की। तो इसका मतलब ये ay को हम इधर रहने देंगे और 5 जो है ये इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड कर देंगे इसको। सो ay इज इक्वल टू, ये देखें पहले 3 5 15, सॉरी 3 15 45 और x और b को प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 45bx। फिर ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ay इज इक्वल टू 45bx/5। अब 5 की कटिंग कर दें, कर ही देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5 1 5 और 5 9 45। ठीक हो गया।
तो हमारा आंसर आ गया 9bx। ऊपर भी कटिंग करके दिखा देता हूँ, मैंने पॉइंटर तो दिया भाई है। 6 1 जार 6 और ऊपर आ जाएगा 6 टाइम्स 7 या 7 6 जार 42। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारे पार्ट्स करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। के प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इसमें से हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तरीकाकार अब आपको समझ आ गया कि जब भी प्रोपोर्शन दिया हो, मैंने आपको कहा हमेशा उसको आपने क्रॉस प्रोडक्ट रूल से करना है। तो पहले इसको फ्रैक्शन बना लें, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। हम इसको लिखेंगे 3x - 2 डिवाइडेड बाय 4 और इधर लिखेंगे 2x + 3 over 7। ये हमारा प्रोपोर्शन बन गया। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। रूल वही है कि पहले मल्टीप्लाई करके देख लें। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो 21 बड़ा है, जैसा इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो 7 × 3x - 2 = 4 × 2x + 3। अब मल्टीप्लाई कर दें। 7 3 = 21x - 7 2 = 14 और 4 2 = 8x + 4 3 = 12। अब यहाँ से गधे घोड़े अलग करने, x को x के पास ले जाएं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएं। ये 8x इधर आके -8x हो जाएगा और ये -14 इधर आके +14 हो जाएगा। सो 21x में से 8x निकाल दिया, हमारे पास आ गया 13x और 12 + 14 किया तो 26। अब ये 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। सो x = 26/13 विच इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 2, 3x - 1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। अब देखें यहाँ पे आपने एक बात इंपॉर्टेंट याद समझें। जो पहला क्वेश्चन था वो होल नंबर्स में था। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए, यानी एक होल नंबर हो और दूसरा फ्रैक्शन हो या दोनों फ्रैक्शंस हो, तो हमेशा साइन ऑफ डिवीजन आपने यूज करना है। तब आपने इनको ऊपर नीचे नहीं रखना। हमेशा याद रखें कि जब भी आपने डिवाइड करना हो दो एक्सप्रेशंस को, उनमें से एक फ्रैक्शन में हो और दूसरी चाहे होल नंबर में हो या दोनों फ्रैक्शन में हो, तो आपने कभी भी ऊपर नीचे इसको रख कर डिवाइड नहीं करना। हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज करना है और फिर उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? ये देखें, 3x - 1/7 ये आ गया। अब ये इसका एंटीसीडेंट आ गया, कॉन्सिक्वेंट नीचे आना था, तो उसको नीचे लाने की बजाय साइन ऑफ डिवीजन, क्योंकि वो भी तो डिवाइड ही करते ना। तो हम जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा होगा या इवन होल नंबर के नीचे फ्रैक्शन आएगा, तो हमेशा उसको साइड पे डिवीजन साइन के साथ पहले शो करेंगे 3/5। इसी तरह देखें 2x/3 और यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाया मैंने, डिवाइडेड बाय 7/5। अब इस साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और इनके रेसिप्रोकल ले लें, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है। ये हो जाएगा 3x - 1/7 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 5/3 आ गया। इसी तरह इधर किया 2x/3 और इसकी जगह साइन ऑफ डिवीजन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, वो आ गया 5/7। ठीक है, अब ये आसान हो जाएगा। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और 2x को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगी टर्म 5 × 3x - 1 डिवाइडेड बाय 21, क्योंकि 7 3 = 21 होता है। फिर यह हो जाएगा 2 5 = 10x और 7 3 = 21। अब यहाँ पे आपको एक नया रूल बताने लगा हूँ कि जब फ्रैक्शन की दोनों साइड पे इक्वेशन की दोनों साइड पे जब फ्रैक्शंस हों, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपस में कटिंग में निकाल दें। इसी तरह अगर दोनों का न्यूमरेटर भी सेम हो तो वो भी हम डायरेक्ट कटिंग में निकाल सकते हैं या उनको एक ही टेबल से कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 को 7 से, 3 को 3 से भी कट कर सकता हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा पहले आपको सिंगल फ्रैक्शन बना कर दिखा दूँ। 5 × 3x - 1 और 7 3 = 21 और इधर आ गया 2 5 = 10x और नीचे आ गया 21। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे 21 को वैसे ही डायरेक्ट कटिंग में निकाल देंगे। उसकी वजह क्या है कि जब हम इसमें से किसी एक को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये नीचे डिवाइड और उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके बाद आगे कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम वो प्रोसेस नहीं करते। स्टेप बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इक्वेशन की दोनों साइड पे फ्रैक्शंस हों, ये जरूरी है, तो हम सेम डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं और सेम न्यूमरेटर को सेम न्यूमरेटर से भी कट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 5 × 3x - 1। अब इसको एक्सपेंड कर लें, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 5 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 5 और 10x आ गया। अब गधे घोड़े ज़्यादा करें, 10x को उठा के इधर ले और माइनस 5 को उठा के उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 10x इज इक्वल टू 5। सो 5x इज इक्वल टू 5, हैंस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अगेन देखें, फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका था, इसमें भी हम साइन ऑफ डिवीजन यूज करेंगे। x माइनस 3 ओवर 2 रेशियो 5 ओवर x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशियो 4 ओवर x प्लस 1। मैंने क्या बताया कि जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा उसको हम पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन है तो साइन ऑफ डिवीजन यूज करेंगे। सो x माइनस 3 ओवर 2 डिवीजन साइन 5 ओवर x माइनस 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे लिखेंगे x माइनस 1 ओवर 3 साइन ऑफ डिवीजन 4 ओवर x प्लस 1। अब इस साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसी तरह इधर से इसका रेसिप्रोकल ले लें। सो x माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 ओवर 5, इसका रेसिप्रोकल आ गया। इसी तरह इधर आ गया x माइनस 1 ओवर 3 और इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया, x प्लस ओवर 4 हो गया। अब अगेन वही तरीकाकार होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लें, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 5 10। इस तरह यहाँ पे लिखें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 4 12। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर नहीं भी है, लेकिन इन दोनों के HCF से या एक ही नंबर से दोनों को हम कटिंग कर सकते हैं। ये हमने रूल सीख लिया, तो मैं आपको यही तरीके से सिखाऊंगा ताकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपसे। कि अगर तो डिनोमिनेटर सेम होता तो हम उसको पूरा पूरा कट कर देते और उसकी जगह 1 लिख देते, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दो नंबर ऐसे हैं जो किसी एक टेबल इस एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो हम वहां पे उसको यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, यानी 2 5 10 और यहाँ पे लिख देंगे 2 6 12। यानी इससे आपका टाइम बच जाता है और क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्योंकि अब आपने देखें, अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, कहाँ आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था और अब आपने 6 से करना है, और इधर 10 की बजाय अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले x माइनस 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें, ये पहले मैंने जो रिमाइंडर आ गया, अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 6 टाइम्स x माइनस 3 कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पे मैंने अभी ये बताया डिनोमिनेटर को कट किया, और अभी आपको ये बताया था कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है तो वो भी कटिंग में निकल जाते हैं। ओहो, ये देखें x माइनस 1 न्यूमरेटर में है, कट कर दिया। इसी तरह इधर भी देखें x माइनस 1 न्यूमरेटर में है, तो वही रूल मैंने अप्लाई किया जो हमने डिनोमिनेटर पहले अप्लाई किया था, अब वही हमने न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, कि अगर दोनों साइड पे फ्रैक्शंस हों तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो सेम टर्म्स हैं उनको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो इसके न्यूमरेटर में x माइनस 1 था, इसके भी x माइनस 1 था, कैंसिल हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में मैंने दोनों की कटिंग 2 से कर दी। अब देखें x माइनस 3 ओवर 5 और x प्लस 4 ओवर 6 आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट और आसान हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे 6 इंटू एक्स माइनस 3 और 5 इंटू एक्स प्लस 4। अगेन क्योंकि यहाँ 6x आना था, यहाँ 5x आना था, तो बड़े वाले को मैंने लेफ्ट पे लिखा। अब इसको एक्सपेंड कर दें, 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब गधे घोड़े लहदा करें, x के पास x को ले जाएं, कांस्टेंट के पास कांस्टेंट, ये माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो गया, और ये 5x पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो x, तो x इज इक्वल टू 38। पार्ट नंबर 4, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर रेशियो x प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशियो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अगेन ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे तो दोनों होल नंबर हैं, इसलिए हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। राइट साइड पे एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, लिहाजा साइन ऑफ डिवीजन यूज करेंगे। इसमें आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। यानी जब दोनों होल नंबर हैं तब आपने डिवाइड कर देना है,
लेकिन एक भी फ्रैक्शन है चाहे पहले या बाद में, तब आपने साइन ऑफ डिवीजन यूज करना है। तो देखें पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि दोनों होल नंबर थे, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और इधर एक होल नंबर है, तो फ्रैक्शन एज इट इज आ गया पी क्यू माइनस क्यू क्यूब और पी प्लस क्यू, और इसकी जगह मैंने साइन ऑफ डिवीजन यूज किया और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे बेशक आप 1 लगा लें ताकि जब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आसानी हो जाए। वैसे तो अंडरस्टूड होता है कि किसी भी होल नंबर का जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसको लिखा जाता है ओवर 1 या 1 ओवर समथिंग, क्योंकि इसके नीचे 1 है जो नजर नहीं आता या लिखा हुआ नहीं होता। तब क्योंकि जब इस साइन ऑफ डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो देखें पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज और आ गया डिवाइडेड बाई एक्स, और राइट साइड पे आ गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया यानी 1 ओवर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ से फार्मूले एक्सपेंड करने अब आपने एक और बात याद रखनी है कि जब कभी भी क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में आगे भी बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें ये क्यूब वाले और स्क्वायर वाले फार्मूले बार बार आएंगे। जो होल स्क्वायर वाला फार्मूला है आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करना, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू नहीं लिखना, बल्कि इसको आपने लिख देना है पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, यानी पी माइनस क्यू या पी प्लस क्यू होल स्क्वायर को हमेशा उसको 2 दफा लिखना है, जबकि पी क्यूब प्लस पी क्यू क्यूब और या पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इन दोनों को आपने एक्सपेंड कर देना। इनके फार्मूले आपको आने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही वो वाला फार्मूला यहाँ पे लिख के एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले इसको एज इट इज लिख लें, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू ओवर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे आ गया इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला एक्सपेंड किया, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला था पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला पी प्लस क्यू एज इट इज आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय। अब देखें पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर था, मैंने कहा इसको एक्सपेंड नहीं करना, इसको आपने 2 दफा लिख लेना है, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। इसका अब क्या फायदा होगा, अब हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले देखें ऊपर नीचे कुछ सेम आइटम है, नहीं कट हो रही। अब आपने यहाँ पे एक बात याद और रखनी है, इक्वालिटी के जब एक साइड पे आपने कटिंग करनी है तो हमेशा सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर की कटिंग की जाती है, एक ऊपर से एक नीचे से। लेकिन जब हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पे कटिंग करनी है तो हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इधर ऊपर नीचे सेम नहीं है, इससे कटिंग नहीं हो रही। इस तरफ देखें, अब यहाँ पे दूसरी साइड पे देखें, ये p माइनस क्यू है और ये भी p माइनस क्यू है। इसका मतलब है क्योंकि इक्वेशन की एक साइड में है तो एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में इसको हम कट कर देंगे। ये देखें जी, ये p माइनस क्यू था, माजूर चाहता हूँ समय पॉइंटर बहुत ही बारीक है, ये ज़रा मुझे इसको ढूंढने में मसला होता है, इसलिए ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। p माइनस क्यू जब भी कटिंग करनी है आपने ऊपर नीचे हमेशा 1 लिखना है, और एक p माइनस क्यू इधर से कट कर दें क्योंकि इधर पावर 2 थी, इसकी पावर को भी मैं कट कर सकता, लेकिन उससे ज़रा बच्चों को बात बार कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए p माइनस क्यू के होल स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा यानी p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख लिया था ताकि आसानी से नजर आ जाए। अब p माइनस क्यू से कट गया, अब जो हमारे पास बच गया उसको नीचे रीराइट कर लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अक्रॉस जाएंगे। अच्छा, ये तो था ऊपर और नीचे कटिंग हुई है। अब दूसरा रूल क्या था कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड पे फ्रैक्शंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेम न्यूमरेटर को सेम न्यूमरेटर से कट कर देंगे। ये देखें जी, ये सेम न्यूमरेटर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर भी सेम न्यूमरेटर था पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको भी हमने कट कर दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ। जब इक्वेशन की एक साइड पे चाहे लेफ्ट या राइट पे हमने कटिंग करनी होगी तो हम ऊपर और नीचे देखें जो सेम टर्म्स हैं उनको कट करते हैं, लेकिन जब हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे कटिंग करनी हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे फ्रैक्शंस होने चाहिए या होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखें सवाल आसान हो गया। अब हमारे पास ये रिड्यूस होके आ गया
1/x इज इक्वल टू 1/p प्लस क्यू इंटू 1/p माइनस क्यू, क्योंकि ये 1 आ गया, यहाँ से p प्लस क्यू बच गया और यहाँ से एक p माइनस क्यू कट गया और एक आ गया। अब ये देखें आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 1/x इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लें या क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। सो लिखेंगे x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। अब लास्ट पार्ट, ये भी क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 माइनस एक्स रेशियो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशियो 25 माइनस एक्स। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखें। ये एंटीसीडेंट ऊपर आ गया, कॉन्सिक्वेंट नीचे आ गया, इसका एंटीसीडेंट ऊपर आ गया और इसका कॉन्सिक्वेंट नीचे आ गया। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। अब पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से बारी बारी दोनों को, 8 25 200, फिर माइनस 8x, फिर माइनस 25x, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब राइट साइड पे 11 16 176 माइनस 11x, फिर माइनस 16x और फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साइड पे कर लेंगे, लेकिन पहले राइट हैंड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 200 माइनस 33x, ठीक है, और इधर आ गया 176 माइनस 27x। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इनको दोनों को एक तरफ इकट्ठा करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पे भी आपको एक शॉर्टकट पता लग गया कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड पे कोई दो ऐसे नंबर हैं जो सेम है, उनके साइन भी सेम है, तो हम उनको वहां से ही कट किए कर सकते हैं। क्योंकि जब इसको, यानी अगर हम इसको लेफ्ट वाले को राइट पे लेके जाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, या राइट वाले को लेफ्ट पे लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन की दोनों साइड पे भी इनको कट कर सकते हैं। ठीक है जी। रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपको आसान तरीन तरीका सिखा रहा हूं कि आपको तरीका भी ऐसा हो कि आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए और स्टेप भी कम से कम हो और मार्क्स भी आपके पूरे आ जाए। अब देखिए यहाँ से गधे घोड़े ज़्यादा कर लें, माइनस 33x, तो ये माइनस 27x को इधर लें, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस 200 तो जाके माइनस 200 हो जाएगा। अब माइनस 33 प्लस 27 किया तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये भी आपको पता लग गया कि दोनों साइड पे अगर माइनस साइन हो तो उसको शिफ्ट किए बगैर भी हम कट कर सकते हैं। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6x इज इक्वल टू 24। सो x इज इक्वल टू 24/6, यानी 6 1s are 6 और 6 4s are 24। तो आंसर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4। जी, इट वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.1। मैंने एक्सरसाइज का एक एक सवाल करवाया, एक एक पार्ट करवाया ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सकें, क्लियर हो सकें और आप किसी भी एग्जाम में, खासतौर पर बोर्ड का एग्जाम होगा तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से करेंगे और पूरे मार्क्स लेंगे। तो एंड पे आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं देखूंगा कमेंट्स को तो आपको उसका रिस्पॉन्ड भी दूंगा। छोटी मोटी कमी कोताही हो जाती है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कभी बाज़ का तो वो टाइपिंग की एरर आ जाती है या बाज़ का विजन की वजह से पॉइंटर काबू में नहीं आ रहा होता। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।